Hi everyone, I'm Shivani. Welcome back to my channel. Today we will discuss about ecology. This is the third part of our ecology unit. In this video, we will focusing on one of the most fascinating topic, that is population ecology. We will explore how population grow, interact and survive in the nature. So get ready for an exciting and informative session that will not only boost your knowledge but also help you understand the dynamics of life around us. So let's get started. First हम बात करते हैं study of population, that is known as demography, and individual counting of population is called as census. Population की definition की अगर हम बात करें, that is group of the same species is called as population and local population is called as deans. अगर हम hierarchy की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन form the atom, and atom combining to form molecules, and molecule combining to form biomolecule, and biomolecule consists of cell, group of cells constitute tissue, and group of tissue form organ, group of organ form organ system. All the organ system work together to form the complete organism, and group of organism is called as species, and group of species is known as population, and group of population is known as community, and a community of organism interacting with their physical environment is known as ecosystem. बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर फॉर्म करते हैं बायोम, एंड बायोम फॉर्म द इकोस्फीयर या बायोस्फीयर जिसे हम कहते हैं. इस तरह से ये हायरार्की हमें देखने को मिलती है. फर्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी. नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन एन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी. और ये दो तरह की होती है. फर्स्ट वन इज द क्रूड डेंसिटी. पॉपुलेशन पर यूनिट टोटल स्पेस में जितनी पॉपुलेशन है दैट इज कॉल्ड एज क्रूड डेंसिटी, एंड स्पेसिफिक डेंसिटी इज कॉल्ड एज डेंसिटी पर यूनिट हैबिटेट स्पेस इज नोन एज स्पेसिफिक डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बढ़ती भी है और कम भी होती है, मतलब पॉजिटिव भी होती है एंड नेगेटिव भी होती है. तो पॉजिटिव की अगर हम बात करें, नेटेलिटी मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज होता है जिससे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बढ़ती है, एंड घटती है ड्यू टू मॉर्टेलिटी जो डेथ रेट की वजह से, उसे कहा जाता है मॉर्टेलिटी. एंड इमाइग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो बाहर से अगर एंटर करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, और ई माइग्रेशन जो इंडिविजुअल हैं बाहर जाते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो घटती है. तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, जिन्हें हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम बात करते हैं नेटेलिटी. नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट. नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो बर्थ ले रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज नेटिलिटी, और ये पॉजिटिव होता है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, इसलिए इसे पॉजिटिव कहा जाता है. एक टर्म होता है दैट इज़ नोन एज फेकंडिटी. फेकंडिटी का मतलब होता है मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल इन आइडियल कंडीशन या फेवरेट एनवायरनमेंट में जो इंडिविजुअल है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है दैट इज़ नोन एज फेकंडिटी. नेक्स्ट टर्म दैट इज़ द मोर्टिलिटी, एंड मोर्टिलिटी जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, इसे हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं. डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, तो किसी इंडिविजुअल की जो डेथ होती है दैट इज़ द मोर्टिलिटी, एंड नंबर ऑफ डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया या पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज मोर्टिलिटी. नेक्स्ट रीज़न हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ इमाइग्रेशन. इमाइग्रेशन जो है वो पॉजिटिव डेंसिटी होता है, दैट इज़ एंट्री ऑफ न्यू इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज इमाइग्रेशन. एंड फोर्थ वन इज़ द ई माइग्रेशन, और ये नेगेटिव होता है. डिपार्चर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज इमाइग्रेशन. तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो दो तरह की होती है. पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर हम डिस्कस करें दैट इज चेंज इन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ. इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं. तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज नोन एज
चेंज इन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ। और ये दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसे हम ज्योमेट्रिकल ग्रोथ कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ, जिसे हम लिमिटेड ग्रोथ या रियलिस्टिक ग्रोथ भी कहा जाता है, एंड वन हर्स्ट पर्ल ग्रोथ भी इसे कहा जाता है। फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होती है, इसे हम अनलिमिटेड ग्रोथ या फेवरेबल कंडीशन में जो ग्रोथ होती है उसे कहा जाता है ये कि हाइपोथेटिकल ग्रोथ होती है। व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, कि रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, फूड और स्पेस इतना ज़्यादा है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड हमारे पास है, उस तरह की ग्रोथ को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये एक हाइपोथेटिकल ग्रोथ होती है। और इस ग्रोथ में हमें जो कर्व देखने को मिलती है दैट इज जे शेप कर्व जो है वो देखने को मिलती है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसको डिटरमाइन करने के लिए जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज dn/dt इज इक्वल टू rn, वेयर r इज द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, हम निकालते हैं r को, एंड b फॉर बर्थ रेट एंड d फॉर डेथ, एंड n इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड r इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ। r को कहा जाता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। और अगर हमें इसे निकालना हो r को, तो r निकालने के लिए बर्थ रेट माइनस डेथ रेट से हम r को निकाल सकते हैं। n इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो इस तरह से ये इसके लिए एक्सप्रेशन होता है। सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ का मतलब होता है रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, फूड और स्पेस अगर लिमिटेड है, उस तरह की ग्रोथ को कहा जाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये लिमिटेड कंडीशन में या एनवायरनमेंट जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड में ये ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। और इसमें जो कर्व देखने को मिलती है दैट इज एस शेप, या जिसे हम सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। और इसके लिए जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज dn/dt इज इक्वल टू rn एंड ब्रैकेट k माइनस n ओवर k। इसमें k इज द केयरिंग कैपेसिटी को कहा जाता है k, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम इन ग्राफ की बात करें तो फर्स्ट हमने जो देखा था दैट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, इसे हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन कहते हैं, क्योंकि इसमें फूड और रिसोर्सेज जो वो अनलिमिटेड है। इस तरफ एक तरफ हम पॉपुलेशन साइज लेंगे एंड दूसरी तरफ हम टाइम लेते हैं, एंड ग्राफ जो होता है इसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज और फूड की वजह से हमें इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है, जिसे हम जे शेप कर्व कहते हैं। एंड इसके लिए एक्सप्रेशन होता है dn/dt इज इक्वल टू rn। सेकेंड अगर हम बात करते हैं दैट इज द लॉजिस्टिक कर्व। और लॉजिस्टिक कर्व में हम एक तरफ जैसे कि डेंसिटी का साइज लेते हैं एंड टाइम लेते हैं। इस तरह से हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज और फूड होते हैं, और ये ग्राफ हमें देखने को मिलता है। जैसे ही हमारे रिसोर्सेज और फूड जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं या यूज़ हो जाते हैं, देन इसके बाद हमें जो कर्व है वो आगे स्टेगनेट हो जाती है, मतलब आगे हमें ये देखने को नहीं मिलती है और ग्राफ जो है हमारा फॉल डाउन करता है। यहाँ इस पॉइंट पे इसे कहा जाता है के, दैट इज़ द केयरिंग कैपेसिटी। केयरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है ये कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की बियॉन्ड विच इट कैन नॉट बी रेसिस्ट फर्दर या इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इस पॉइंट के बाद जो है ये पॉपुलेशन को अपनी नहीं इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज और फूड जो हैं वो इतने ही हैं एनवायरनमेंट में जितना ये यूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट को कहा जाता है केयरिंग कैपेसिटी। तो केयरिंग कैपेसिटी को हम के से डिनोट करते हैं, कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट बियॉन्ड विच इट कैन नॉट बी रेसिस्ट फर्दर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और इसके ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को ये इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है केयरिंग कैपेसिटी। और कर्व हमें देखने को मिलती है सिग्मोइडल कर्व ये होती है, और एक्सप्रेशन इसमें होता है dn/dt इज इक्वल टू rn ब्रैकेट k माइनस n ओवर k एंड ब्रैकेट क्लोज, वेयर k इज द केयरिंग कैपेसिटी। अगर हम इनमें इंपॉर्टेंट केस की अगर हम बात करें, फर्स्ट केस है अगर पॉपुलेशन साइज जो है वो n है और बहुत कम है पॉपुलेशन साइज, और केयरिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि n जो है वो बहुत कम है और केयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, विच मीन्स दैट कि n जो है वो हमारे पास यहाँ पर हम इसको अगर निगलेक्ट भी कर दें तो dn/dt इज इक्वल टू rn ब्रैकेट k माइनस n ओवर k। तो पॉपुलेशन साइज वो बहुत कम है, अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें तो हमारे पास बचता है एक्सप्रेशन rn k ओवर k से k कट जाता है और rn। तो ये एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है जैसे कि dn/dt इज इक्वल टू rn, और यही हमारे पास हाइपोथेटिकल में भी जो एक्सप्रेशन आता है वही आता है। तो यहाँ पे हमें जो कर्व देखने को मिलती है दैट इज जे शेप। इस तरह से हमारे पास जो कर्व आती है दैट इज जे शेप कर्व हमें देखने को मिलती है। सेकेंड केस की बात करें, इफ़ n इज इक्वल टू के, n अगर k के इक्वल है तो n की जगह अगर हम k को
n को रिप्लेस कर दें k से तो हमारे पास k माइनस k जो है वो 0 हो जाता है और 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है वो 0 हो जाता है। तो नो फर्दर ग्रोथ इसमें देखने को मिलती है। ये इस तरह की एक्सप्रेशन को कहा जाता है asymptote, which means the lines that the curve get infinitely close to but never actually meet. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एज स्ट्रक्चर एंड एज पिरामिड। एज स्ट्रक्चर का मतलब है प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन ईच एज ग्रुप इज कॉल्ड एज एज स्ट्रक्चर। ईच एज ग्रुप का मतलब है जैसे कि प्री रिप्रोडक्टिव एज एंड रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिडक्टिव एज, मतलब कि बच्चे, जवान और बूढ़े जो एज का जो स्ट्रक्चर है उस प्रोपोर्शन में हम एज स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एज स्ट्रक्चर का, जिसे हम एज पिरामिड कहते हैं। तो इस तरह से हम इसे पिरामिड की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, इसलिए इसे हम एज पिरामिड या एज स्ट्रक्चर कहते हैं। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं दैट इज टाइप ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज स्ट्रक्चर या एज पिरामिड के बेसिस पे कितना हमारी पॉपुलेशन के टाइप देखने को मिलते हैं। फर्स्ट टाइप दैट इज द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन या ग्रोइंग पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही हो या ग्रो कर रही हो उसे कहा जाता है। इसे अगर हम बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलते हैं जब ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होती है तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा प्री रिप्रोडक्टिव एज होती है और उससे कम रिप्रोडक्टिव एज होती है एंड सबसे कम हमें देखने को मिलती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो पिरामिड का बनता है। तो शेप हमें इसमें पिरामिड की देखने को मिलती है और ये एग्जाम्पल है इंडिया की पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन इस तरह की है, क्योंकि जब नेक्स्ट ये जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है जैसे ही ये रिप्रोडक्शन एज में पहुंचेंगे तो इनका जो साइज़ है वो और ज़्यादा एक्सपेंड करेगा एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, इसलिए इसे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहा जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं स्टेबल पॉपुलेशन एंड स्टेबल पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है इस तरह से जिसमें कि प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज का जो साइज़ है वो सेम होता है, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव का साइज़ जो है वो डिक्लाइन करता है। तो ये शेप हमें देखने को मिलती है बेल शेप। इसका एग्जाम्पल है यूएस, ब्रिटेन जो है इसके एग्जाम्पल है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल पॉपुलेशन है। स्टेबल पॉपुलेशन इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो रूल है दैट इज़ द टू पेरेंट्स, मतलब कि फादर एंड मदर के जो दो ही बच्चे होंगे। तो जैसे अगर उनके दो ही बच्चे होंगे तो रिप्रोडक्टिव एज जैसे ही ये प्री रिप्रोडक्टिव एज जो है रिप्रोडक्टिव एज में आएगी तो सेम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हैं उनके उतने ही इंडिविजुअल होंगे। तो रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव एज जो है वो सिमिलर होगी, तो वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल पॉपुलेशन होती है। थर्ड हम बात करते हैं दैट इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को हम डिमिनिशिंग पॉपुलेशन भी कहते हैं और इसमें हमें देखने को मिलती है शेप दैट इज द अर्न शेप। इस तरह से एक घड़े की तरह ये शेप हमें देखने को मिलती है जिसमें कि प्री रिप्रोडक्टिव एज के जो इंडिविजुअल हैं वो कम हैं। ये इसलिए है क्योंकि फादर एंड मदर जो हैं वो टू इंडिविजुअल हैं और उनके जो बच्चे हैं वो एक ही है। तो मतलब कि प्री रिप्रोडक्टिव जो एज है वो कम है। अब जब ये प्री रिप्रोडक्टिव एज रिप्रोडक्टिव एज में जाएगी देन इनके भी इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल हैं फादर एंड मदर, उनका एक ही अगर बच्चा होगा तो प्री रिप्रोडक्टिव एज जो है वो कम देखने को मिलेगी। इसलिए ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इसे कहा जाता है या डिमिनिश्ड पॉपुलेशन इसे कहा जाता है। और ये एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जापान की पॉपुलेशन में, नॉर्वे एंड ताइवान में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज बायोटिक कम्युनिटी, दैट इज ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। डिफरेंट पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन है, ये दूसरी पॉपुलेशन है। उन दो पॉपुलेशन के ग्रुप को या ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन को कहा जाता है बायोटिक कम्युनिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं इकोटोन या ट्रांजिशन जोन। तो इकोटोन और ट्रांजिशन जोन का मतलब है जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज, दो कम्युनिटी के बीच की जोन को कहा जाता है इकोटोन। इस तरह से हमारे पास ये एक लेक है या रिवर है, रिवर और यहाँ हमें देखने को मिलते हैं ग्रासेस। तो ये ग्रासलैंड एंड रिवर है। इन दोनों के बीच में ये जो ट्रांजिशन जोन है जहाँ ये ग्रासेस भी प्रेजेंट है और ये वाटर भी प्रेजेंट है, इस जोन को कहा जाता है इकोटोन। जैसे ये हमारे पास ये एक पॉपुलेशन है एंड ये दूसरी पॉपुलेशन है, जहाँ ये दोनों पॉपुलेशन मीट कर रही हैं उस पॉइंट को कहा जाता है इकोटोन। और इकोटोन में अगर हम बात करें यहाँ हमें देखने को मिलता है एज इफेक्ट। एज को हम किनारा कहते हैं, तो हमें एज इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है विच मीन्स स्पीसीज डाइवर्सिटी इज मैक्सिमम इन द ट्रांजिशन जोन या एज इफेक्ट उसे कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है जहाँ ये दो
लैंड जो है वो मिल रहे हैं या दो कम्युनिटीज़ जब मिलती हैं, उस जोन को कहा जाता है इकोटोन। और इकोटोन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज जो है वो इसी जोन में देखने को मिलती हैं। मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है इस ट्रांजिशन जोन में देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं एज इफेक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कम्युनिटी है जिसमें ए, बी एंड सी स्पीसीज हैं, एंड एक हमारे पास दूसरी पॉपुलेशन है जिसमें डी, ई, एफ जो है वो पॉपुलेशन है। देन अगर हम बात करें इस ट्रांजिशन जोन की, तो इस ट्रांजिशन जोन में पॉपुलेशन ए, बी, सी की भी स्पीसीज होंगी एंड पॉपुलेशन डी, ई, एफ की भी स्पीसीज हमें देखने को मिलेंगी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा जो है इस ट्रांजिशन जोन में ही देखने को मिलेगी, इसलिए इसे कहा जाता है एज इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज कम्युनिटी स्टेबिलिटी। एंड कम्युनिटी स्टेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ कम्युनिटी टू डिफाई चेंज और डिबाउंड फ्रॉम चेंज। मतलब कि इसमें हम दो टर्म डिस्कस करते हैं, रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिलेंस। फर्स्ट हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। इसमें टाइम लगता है। डू नॉट रिटर्न इन इट्स ओरिजिनल स्टेट क्विकली। अगर ये अपनी स्टेट में जल्दी से नहीं आता है तो उसका मतलब होता है रेजिस्टेंस है। रेजिलेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल स्टेट क्विकली। और अगर ये अपनी स्टेट में जल्दी से आ जाता है तो उसे कहा जाता है कि रेजिलेंस है। अगर हम बात करें, एक वर्ड है दैट इज स्वाना। तो स्वाना जो वर्ड है विच मीन्स द ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्री। ऐसा ग्रासलैंड, इस तरह से ग्रासलैंड हमें देखने को मिलता है जिसमें कि स्कैटर्ड जो है वो ट्री भी प्रेजेंट है, उसे कहा जाता है स्वाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केस 1 है एंड केस 2 है जिसमें हम रेजिस्टेंस और रेजिलेंस को देखेंगे। ग्रासलैंड की बात करें, फर्स्ट केस में हमारे पास ग्रासलैंड है और ये जल जाता है। जब ग्रासलैंड जल जाता है तो कुछ टाइम के बाद ही हमें ग्रासलैंड जो है उसमें फिर से आता हुआ दिखने लग जाता है। जल्दी से इसमें ये ओरिजिनल स्टेट में ग्रासलैंड आ जाता है, तो इसका मतलब वहाँ पे रेजिलेंस जो है। अगर एबिलिटी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल स्टेट क्विकली, उसे हम रेजिलेंस कहेंगे। तो इसमें रेजिलेंस होता है और रेजिस्टेंस जो है वो कम है। रेजिस्टेंस का मतलब है अगर ये अपने ओरिजिनल स्टेट में जल्दी नहीं आता तब इसमें हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, लेकिन अगर ये क्विकली अपनी स्टेट में आ रहा है तो उसमें रेजिलेंस देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस इसमें नहीं है या कम है। सेकेंड केस की बात करें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमारे पास है। अगर ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो जल जाता है और ये अपनी स्टेट में जल्दी से नहीं आता है, डू नॉट रिटर्न इट्स ओरिजिनल स्टेट क्विकली, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस वहाँ पे प्रेजेंट है एंड रेजिलेंस जो है उसमें नहीं है। तो इस तरह से ये दो टर्म होती है जो रिलेटेड टू कम्युनिटी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज की अगर हम बात करें तो टर्म पेन ने दी है, species which determine the structure of community despite of their abundance low और high। ऐसी species जो किसी भी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है, चाहे वो कम लेवल पे हो या हाई लेवल पे हो, चाहे उनका नंबर जो है वो कम हो या नंबर उनका ज़्यादा हो, उसी स्पीसीज से किसी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को हम पहचानते हैं, उसे कहा जाता है कीस्टोन स्पीसीज। फॉर एग्जांपल जो अफ्रीकन एलिफेंट है, अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो कीस्टोन स्पीसीज है। सेकेंड एग्जाम्पल है पिसास्टर फिश या राइजोफोरा, कंगारू रैट जो हैं, ये सभी जो हैं वो कीस्टोन स्पीसीज के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट अगर हम अफ्रीकन एलिफेंट की बात करें, इनका नंबर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। अगर इनका नंबर ज़्यादा होता है तो ये क्या करते हैं, उस फॉरेस्ट की जो ट्रीज़ होते हैं उनको तोड़ते हैं ज़्यादा नंबर की वजह से और ग्रासलैंड में उसकी फॉर्मेशन कर देते हैं। अगर इनका नंबर कम होता है तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम को फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो अफ्रीकन एलिफेंट है इनके पास ही कैपेसिटी होती है, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रास में चेंज कर सकते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को फॉरेस्ट इकोसिस्टम में चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ द कीस्टोन स्पीसीज, जिससे ही इस तरह की इनके नंबर से ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी कम्युनिटी का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा। तो दैट इज नोन एज कीस्टोन स्पीसीज। और अगर हम एक एक्सपेरिमेंट की बात करें या हाइपोथेसिस की बात करें, दैट इज रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, दैट इज गिवन बाय पॉल एनरिच ने इसे दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इन्होंने प्लेन को कहा इकोसिस्टम एंड जो प्लेन में रिवेट लगे होते हैं उसको इन्होंने कहा ये स्पीसीज हैं, एंड जो रिवेट विंग्स पे लगे हैं उनको इन्होंने कहा कीस्टोन स्पीसीज।
अब अगर हम इस प्लेन के रिवेट्स को निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मतलब इस प्लेन के रिवेट को, मतलब कि हम स्पीसीज को अगर इसमें से निकालते हैं तो इस इकोसिस्टम पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस रिवेट ऑफ विंग्स को निकाल रहे हैं, जो विंग्स पे रिवेट लगे हैं उनको निकाल देते हैं, मतलब कि जो कीस्टोन स्पीसीज है अगर हम उसे ही इकोसिस्टम से निकाल देते तो इसका इफेक्ट जो है वो इकोसिस्टम पर फिर पड़ता ही है। जैसे कि विंग से अगर हम रिवेट को ही निकाल तो प्लेन पे या प्लेन की फ्लाइट पे उसका फर्क पड़ता है, वो क्रैश हो सकता है। इसी तरह अगर इकोसिस्टम की हम कीस्टोन स्पीसीज को निकाल दें तो इकोसिस्टम पे भी उसका असर पड़ता है। इस तरह की हाइपोथेसिस दी थी रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिसमें हम बात करते हैं दो तरह की पॉपुलेशन इंटरेक्शन होती है, पॉजिटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन एंड नेगेटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव की। पॉजिटिव इंटरेक्शन जो होती है उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जो है वो पॉजिटिव हम इंटरेक्शन होता है जिसमें दोनों इंडिविजुअल जो होते हैं वो बेनिफिटेड होते हैं, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन, जिसमें दो तरह के ये म्यूचुअलिज्म होते हैं, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म एंड फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, जिसे हम प्रोटो कोऑपरेशन भी कहते हैं। आगे हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सेकंड हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन में, दैट इज कॉमेंसलिज्म, जिसमें वन इंडिविजुअल इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नॉट बेनिफिटेड नॉट हार्म। तो ये पॉजिटिव इंटरेक्शन के अंडर आते हैं। सेकंड हम बात करते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन, और नेगेटिव इंटरेक्शन में फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं पैरासिटिज्म, जिसमें एक बेनिफिटेड दूसरा हार्म, प्रीडेशन जिसमें वन बेनिफिटेड दूसरा हार्म, एंड कैनाबिलिज्म जिसमें वन बेनिफिटेड दूसरा हार्म, कंपटीशन जिसमें कि दोनों जो हैं वो हार्म होते हैं, एमेंसलिज्म जिसमें वन हार्म होता है दूसरा अनअफेक्टेड होता है, एंटीबायोसिस जिसमें वन अफेक्टेड होता है एंड वन इज नॉट हार्म नॉट अफेक्टेड। ये हैं नेगेटिव इंटरेक्शन जिन्हें हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटरेक्शन की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की। और म्यूचुअलिज्म में दोनों इंडिविजुअल जो हैं वो बेनिफिटेड होते हैं, बोथ द स्पीसीज इज बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। और म्यूचुअलिज्म भी दो तरह का होता है। फर्स्ट इज ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, जिसे कहा जाता है नॉन ऑप्शनल, मतलब ये दोनों इंडिविजुअल जो हैं वो एक दूसरे के साथ ही सर्वाइव करते हैं, बिना एक दूसरे के ये स्पीसीज जो है वो सर्वाइव नहीं करती है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन ऑप्शनल, इसे कहा जाता है। बोथ स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। और इसका एग्जाम्पल है लाइकन्स। तो लाइकन जो है वो म्यूचुअल एसोसिएशन होती है एल्गी एंड फंजाई की। सेकेंड इसमें एग्जाम्पल है माइकोराइजा, जिसमें रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई जो है वो एसोसिएशन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज ऑफरस एंड कोल्पा मॉथ। ऑफरस प्लांट होता है और कोल्पा मॉथ जो है इनके साथ जो है म्यूचुअलिज्म करके ही सर्वाइव करता है। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल है फिग ट्री एंड वास्प। तो ये भी ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, जिसे हम कहते हैं ऑप्शनल, मतलब इनके पास ऑप्शन होती है, विदाउट ईच अदर भी ये सर्वाइव कर देते हैं, इसलिए इसे हम प्रोटो कोऑपरेशन भी कहते हैं। बोथ स्पीसीज कैन सर्वाइव विदाउट ईच अदर इफ सेपरेटेड। अगर ये एक दूसरे से अलग भी होती हैं तब भी ये सर्वाइव करती हैं, अदरवाइज ये म्यूचुअलिज्म जो है वो शो करती है। फॉर एग्जाम्पल हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन। सी एनीमोन को कहा जाता है एडमिसिया पैलिटेट। तो ये इनमें हमें देखने को मिलता है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट इसी में हमने ऑफरिस एंड कोल्पा मॉथ की जो बात की थी, जो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, ये एक सिडो कॉपुलेशन या सेक्सुअल डिसाइड इनमें हमें देखने को मिलता है। इस तरह से हमारे पास ऑफिरस जो प्लांट होता है वो देखने को मिलता है। ये एक स्पीसीज है, मेडिटेरियन ऑर्चिड की ये स्पीसीज होती है ऑफरिस। इस तरह से स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी इसमें हमें देखने को मिलते हैं। देन इसमें हमें ये जो इसकी पेटल होती हैं, ये पेटल का जो स्ट्रक्चर होता है और जो कलर होता है या मार्किंग पैटर्न होता है, ये सिमिलर होता है जो फीमेल वॉस्प या मॉथ होती है उसकी तरह ही। तो इसमें जो कोल्पा मॉथ होती है, जो मेल वास्प होती है, वो अट्रैक्ट होती है इस पेटल के टुवर्ड्स, क्योंकि ये सोचती है या इसे ये लगता है कि ये फीमेल वास्प है। तो यहाँ पर इसमें जो है वो सिडो कॉपुलेशन फिर होती है, फॉल्स कॉपुलेशन देखने को मिलती है। यहाँ एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इस तरह से इस वास्प पे जो लग जाते हैं। देन जैसे ही ये वास्प किसी अदर प्लांट पे जाती है और वहाँ झड़ जाते हैं, और इस तरह से जो पॉलिनेशन है वो यहाँ देखने को मिलती है। नो अदर पॉलिनेटर, इसके लिए कोई और अदर पॉलिनेटर नहीं है।
अदर देन दिस फीमेल वॉज या एक्सेप्ट फीमेल वॉज। तो इस तरह से ये इसी के साथ सर्वाइव करती है, इसलिए इसमें हमें देखने को मिलता है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन में सेकंड, दैट इज कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में वन इंडिविजुअल इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नॉट बेनिफिटेड नॉर हार्म। One species benefited and other species is neither benefited nor harmed is known as commensalism। और इसका एग्जाम्पल होते हैं एपीफाइट्स। एपीफाइट्स जो होते हैं वो शेल्टर या स्पेस पैरासाइट होते हैं। शेल्टर के लिए वो किसी प्लांट के ऊपर रहते हैं, उन्हें हम एपीफाइट्स कहते हैं। जैसे कि जो ऑर्चिड प्लांट होते हैं, वो ऑर्चिड प्लांट जो है वो स्पेस पैरासाइट होते हैं। स्पेस के लिए या शेल्टर के लिए ये मैंगो के ट्री के साथ जुड़े हुए होते हैं। मैंगो को इससे ना ही बेनिफिट होता है ना ही कोई हार्म होता है, लेकिन ऑर्चिड को शेल्टर मिल जाता है जिसकी वजह से ये एपीफाइट होते हैं। तो ये एग्जाम्पल है कॉमेंसलिज्म का। सेकेंड एग्जाम्पल है दैट इज क्लोन फिश एंड सी एनिमोन। सी एनिमोन का हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म में भी देखा था, जिसमें कि ये म्यूचुअलिज्म भी शो करता है, लेकिन कॉमेंसलिज्म ये शो करता है क्लोन फिश के साथ। तो सी एनिमोन की जो टेंटिकल होती हैं उनके साथ क्लोन फिश जो है वो रहती है। तो क्लोन फिश जो है इसमें बेनिफिटेड होती है और सी एनिमोन को ना ही बेनिफिट मिलता है ना ही इससे कोई हार्म होता है। तो इसलिए कॉमेंसलिज्म का भी ये एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज शार्क एंड शकरफिश। शकरफिश को कहा जाता है रिमोरा। तो शार्क के ऊपर जो है वो शकरफिश जो है वो अटैच्ड होती है। शकरफिश को बेनिफिट हो जाता है, लेकिन शार्क को ना ही इससे कोई बेनिफिट होता है ना ही हार्म होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज बेरेनिकल, जिसे आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा ये होते हैं जो वेल की बैक होती है उस पर अटैच्ड होते हैं। तो वेल को इससे ना ही बेनिफिट होता है ना ही हार्म होता है, लेकिन बेरेनिकल को जो है वो इसमें पॉजिटिव इंटरेक्शन मिल जाती है, मतलब उनको शेल्टर मिल जाता है। इनके लिए ये पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है और ये कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज द ग्रेजिंग एग्रेट एंड कैटल्स है। तो उसके घास खाने की वजह से जो स्मॉल जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एग्रेट्स को मिल जाते हैं, जिन्हें हम हिरोन बर्ड्स कहते हैं। तो उनके लिए यहाँ फूड मिल जाता है, तो उनको यहाँ पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है, लेकिन कैटल को ना ही इससे कोई हार्म होता है ना ही कोई बेनिफिट होता है। तो इस तरह से ये कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज नेगेटिव इंटरेक्शन में। फर्स्ट नेगेटिव इंटरेक्शन है पैरासिटिज्म, और ये नंबर थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं। दो हमने म्यूचुअलिज्म और कॉमेंसलिज्म पॉजिटिव इंटरेक्शन में डिस्कस किए हैं। थर्ड हम बात करते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन देखने को मिलती है, जिसमें वन जो है वो हार्म होता है एंड वन इज द बेनिफिटेड। तो वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड इज नोन एज पैरासिटिज्म। फॉर एग्जाम्पल होस्ट एंड पैरासाइट का अगर हम एस्ट्रेशन देखें, होस्ट इज हार्म बाय द पैरासाइट, तो होस्ट को इसमें हार्म होता है, लेकिन पैरासाइट को जो है वो बेनिफिट मिलता है। पैरासाइट्स की अगर हम बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो बॉडी पे देखने को मिलते हैं ऑन बॉडी, और एंडोपैरासाइट जो है इनसाइड द बॉडी होते हैं। एक्टोपैरासाइट में भी दो तरह के देखेंगे हम, एक्टोजू पैरासाइट एंड एक्टोफाइटोपैरासाइट। एक्टोजू पैरासाइट जो होते हैं, पैरासाइट ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल अगर हो तो उन्हें हम जू पैरासाइट, एक्टोजू पैरासाइट कहेंगे। जैसे लाइस, टिक्स और माइट्स जो हैं वो एक्टोजू पैरासाइट हैं। एंड एक्टोफाइटो पैरासाइट हैं जैसे पैरासाइट ऑन द बॉडी ऑफ प्लांट, जिसमें कि लैक इंसेक्ट जो मलबरी प्लांट पे ग्रो करता है। ये एग्जाम्पल है एक्टोफाइटो पैरासाइट का। सेकेंड हम बात करते हैं एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी अगर पैरासाइट हो उसे कहा जाता है एंडोपैरासाइट। इसमें भी दो तरह के हमें देखने को मिलते हैं, एंडोफाइटोपैरासाइट एंड एंडोजू पैरासाइट। एंडोफाइटोपैरासाइट है पक्सीनिया, एग्जाम्पल है इसका। एंडोजू पैरासाइट का एग्जाम्पल है, ये इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और इंटरसेलुलर भी हो सकता है। सेलुलर पैरासाइट दैट लिव इनसाइड द सेल्स ऑफ देयर होस्ट। प्लाज्मोडियम द पैरासाइट दैट कॉज मलेरिया, ये इन्फेक्ट एंड मल्टीप्लाई करता है विद इन द रेड ब्लड सेल्स में। एंड सेकेंड हम बात करते हैं इंटरसेलुलर पैरासाइट की, जिसका एग्जाम्पल है एस्केरिस एंड टेनिया। इंटरसेलुलर पैरासाइट दैट लिव इंटरसेलुलर विद इन द बॉडी स्पेस लाइक इंटेस्टाइन में ये पैरासाइट होता है। इंटरसेलुलर पैरासाइट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज एपीपैरासाइट। एक टर्म है दैट इज एपीपैरासाइट एंड हाइपर पैरासिटिज्म, जिसका मतलब होता है पैरासाइट ऑन अनदर पैरासाइट, कि पैरासाइट जो हैं वो किसी और पैरासाइट पे भी देखने को अगर हमें मिले उसे कहा जाता है, इसे हम एपीपैरासाइट कहते हैं। ये जो रिलेशनशिप होता है इसे हम हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफाज वायरस, तो इस तरह से हमारे पास ये बैक्टीरिया है जो कि पैरासाइट है
और इस पे हमें ये बैक्टीरियोफाज देखने को मिलता है जो है एपीपैरासाइट। तो इस तरह की रिलेशनशिप को कहा जाता है हाइपर पैरासिटिज्म। और इसमें दूसरा एग्जाम्पल है नोसीमा नोटेबिलिस। पिब्राइन डिजीज ऑफ सिल्कवॉर्म ये कॉज करता है, तो ये बैक्टीरिया पर ये हमें देखने को मिलता है नोजीमा नोटाबिलिस। तो इस तरह से पैरासाइट के ऊपर अगर पैरासाइट हो उसे कहा जाता है एपीपैरासिटिज्म, जिसके एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफाज वायरस एंड सेकंड इज द नोसीमा नोटाबिलिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म ले एग इन द नेस्ट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ये हमें देखने को मिलता है कुकू एंड क्रो में। कुकू जो है वो एग को ले कर देती है इन द नेस्ट ऑफ क्रो, और क्रो के नेस्ट में एग्स को लेकर देती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह से ब्रूड पैरासाइटिज्म का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट अगर हम पैरासाइट की अगर हम बात करें तो पैरासाइट दो तरह के होते हैं, टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट को कहा जाता है होलो पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट को कहा जाता है हेमी पैरासाइट। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल पैरासाइट की। अब टोटल पैरासाइट की अगर हम बात करें तो ये भी हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं, जिसमें टोटल स्टेम पैरासाइट एंड टोटल रूट पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल कस्कटा, जिसे हम डोडर प्लांट या अमरबेल कहते हैं, और इसको लर्न करते हैं हम कस्ट से। तो कस्ट से हम याद रखेंगे कस्कटा एंड स्टेम पैरासाइट है ये, एसटी से याद रखेंगे स्टेम पैरासाइट। तो कस्कटा इज द टोटल स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें अर्सेंथोबियम, जिसे स्मॉलेस्ट डाइकोट पैरासाइट कहा जाता है। सेकेंड हम अगर रूट की बात करें तो टोटल रूट पैरासाइट का एग्जाम्पल है। उसे लर्न करने के लिए हम ट्रिक यूज करते हैं, रफ़ी और बालन टूर पर जाते हैं। टूर से याद रखेंगे, टू से टोटल, ओ आर से ये रूट पैरासाइट हैं। तो टोटल जो रूट पैरासाइट हैं दैट इज रफ़ी से रफलेशिया, और से और बेंके एंड बालन से बेलेनोफोरा। ये तीनों प्लांट जो हैं वो टोटल स्टेम पैरासाइट हैं। रफलेशिया जो है वो लार्जेस्ट फ्लावर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्शियल पैरासाइट की। पार्शियल पैरासाइट भी दो तरह के हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट इज द पार्शियल स्टेम पैरासाइट एंड सेकंड इज द पार्शियल रूट पैरासाइट। फर्स्ट हम बात करते हैं पार्शियल स्टेम पैरासाइट की, जिसको याद करने के लिए हम लर्न करते हैं ट्रिक दैट इज पारस विस्की लो। पारस विस्की लो, पार से हम याद रखेंगे पार्शियल एंड एस से याद रखेंगे स्टेम। स्टेम पैरासाइट है तो पारस विस्की लो, विस्की से विस्कम एंड लो से लोरेंथस पार्शियल स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल है। एंड सेकंड है पार्शियल रूट पैरासाइट, जिसे लर्न करने के लिए हम ट्रिक यूज करते हैं, सेंटा और स्त्री रूम पार्टनर हैं। सेंटा से हम सेंटेलम याद रखेंगे जिसे चंदन कहा जाता है, स्त्री से हम स्ट्रीगा याद रखेंगे, रूम पार्टनर से हम याद रखेंगे पार्टनर से पार्शियल एंड रूम से याद रखेंगे रूट पैरासाइट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन में दैट इज प्रीडेशन। एंड प्रीडेशन इज एसोसिएशन बिटवीन प्रे एंड प्रीडेटर की एसोसिएशन को कहा जाता है, जिसमें प्रीडेटर जो है शिकारी होता है जिसे बेनिफिट होता है, एंड प्रे जो होता है जिसे हार्म होता है। एक्ट ऑन द कैप्चरिंग, किलिंग एंड ईटिंग इज कॉल्ड एज प्रीडेशन। तो इसमें हमें कैप्चरिंग, किलिंग और ईटिंग देखने को मिलती है बाय द प्रीडेटर्स, तो इसे हम प्रीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर एंड लाइन, तो लाइन जो है वो प्रीडेटर होता है और लाइन जो है वो डियर को खाता है, तो डियर जो है वो प्रे है। लाइन को बेनिफिट होता है, डियर को इसमें अफेक्ट होता है। सेकेंड इसमें एग्जाम्पल है हर्बीवोर एंड प्लांट। तो हर्बीवोर जो एंड प्लांट जो हैं वो हर्बीवोर जो है प्लांट को खाते हैं, तो हर्बीवोर इसमें प्रीडेटर हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्पैरो ईटिंग सीड्स, जो स्पैरो जो है वो सीड को खाती है, तो ये भी प्रीडेशन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड इज द काइंड ऑफ प्रीडेशन। जो बेस्ट कंट्रोल बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड है वो भी एक तरह का प्रीडेशन ही होता है, जिसमें हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ड्रैगन फ्लाइज ईट मॉस्किटो, तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो मॉस्किटो को ईट करती है, वो भी एक प्रीडेटर की तरह काम करती है। लेडी बर्ड ईट एफिड्स, जो लेडी बर्ड होती है वो एफिड्स को ईट करती है, वो भी एक प्रीडेटर का काम करती है। कैक्टस ईटिंग मॉथ, मॉथ का साइंटिफिक नेम है कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरियम, और ये मॉथ ईट करती है कैक्टस को। ईट प्रिकली पियर कैक्टस, और ये बिलोंग करता है ओपोइंशिया फैमिली से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज द पिजास्टर फिश, जो एक स्टार फिश होती है, अमेरिकन पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलती है। इज ए प्रीडेटर ऑफ मोर देन 10 वर्टिब्रे के लिए ये प्रीडेटर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
अवॉइडेशन ऑफ प्रीडेशन, अगर प्रीडेशन को अवॉइड करना है, इवोल्यूशन किया गया है प्रे में, तो प्रे क्या करते हैं, कलरेशन का इवोल्यूशन करते हैं, या तो वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं या वो मिमिक्री करते हैं। फर्स्ट हम कलरेशन की बात करें तो ब्राइट कलरेशन कर लेते हैं या वार्निंग कलरेशन इनमें देखने को मिलती है। सेकेंड बात करते हैं क्रिप्टिक कलरेशन या कंसीलिंग कलरेशन या कैमोफ्लेज इसे हम कहते हैं, वो हमें देखने को मिलता है। और मिमिक्री की बात करें दैट इज़ द मुलेरियन मिमिक्री, एलोरियन मिमिक्री, बेटेशियन मिमिक्री हमें देखने को मिलती है, जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कलरेशन की। तो कलरेशन में वार्निंग जो कलरेशन होती है, ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है वेयर एनिमल यूज ब्राइट कलर और पैटर्न टू सिग्नल द प्रीडेटर दैट दे आर पॉइजनस और डिसटेस्टफुल या डेंजरस। प्रे चेंज द बॉडी कलर गिव वार्निंग सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल जो मैनी फिशेज में देखने को मिलता है, डार्क बटरफ्लाई, इनका जो विंग्स होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं, ऑरेंज और ब्लैक विंग्स, वार्न बर्ड्स दैट दे आर टॉक्सिक ड्यू टू द मिल्कवीड दे ईट एज कैटरपिलर। सेकेंड हम बात करते हैं कंसीलिंग कलरेशन, जिसे हम कैमोफ्लेज कहते हैं या गिरगिट कहते हैं। प्रे चेंज देयर बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ बैकग्राउंड, जैसा बैकग्राउंड का कलर होता है ये अपने बॉडी का कलर वैसे कर देते हैं। और इसका एग्जाम्पल है प्रेइंग मैंटिस, गार्डन लिजार्ड एंड स्टिकी इंसेक्ट्स लाइक वुड के साथ ही वो इस तरह से चिपक जाते हैं और उसी की तरह कलर कर देते हैं ताकि प्रीडेटर को आइडेंटिफाई उनका ना कर सके प्रीडेटर। सेकेंड हम अवॉइडेशन में डिस्कस करते हैं दैट इज मिमिक्री। एन एनिमल मिमिक अनदर एनिमल टू अवॉइड प्रीडेशन या प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस वो करते हैं। मिमिक्री में हमें दो तरह की देखने को मिलती है, मिमिक ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट मिमिक्री, वो ऑर्गेनिज्म जो मिमिक्री करता है उसे हम मिमिक कहते हैं, एंड मॉडल ऑर्गेनिज्म लाइक विच मिमिक रिजेम्बलेंस, और जिस ऑर्गेनिज्म की मिमिक्री की जाती है उसे कहा जाता है मॉडल। फॉर एग्जाम्पल ऑफरस एंड कोल्पा मॉथ। तो ऑफरस जो है एक ऑर्चिड प्लांट है जो मिमिक्री करता है कोल्पा मॉथ की, इसकी जो पेटल्स होती हैं वो कोल्पा मॉथ की तरह दिखने लगती हैं, तो ये मिमिक करता है कोल्पा मॉथ मॉडल की, और जिस ऑर्गेनिज्म की मिमिक्री की जाती है उसे हम कहते हैं मॉडल। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ मिमिक्री की। तो हमें तीन तरह की मिमिक्री देखने को मिलती है, मुलेरियन मिमिक्री, एलोरियन मिमिक्री एंड बेटेशियन मिमिक्री। मुलेरियन मिमिक्री की बात करें, जो प्रे होते हैं मिमिक करते हैं लुक लाइक द डेंजरस और डिसटेस्टफुल अवॉइड फॉर द प्रीडेशन, ताकि उनको प्रीडेटर ना खा सके इसलिए वो डिसटेस्टफुल होते हैं या गंदी स्मेल छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल वास्प या बी होगी या कुछ आंट्स हो गई। सेकेंड हम बात करते हैं एलोरियन मिमिक्री। स्पीसीज हैव रिजेम्बलेंस विद देयर फेवरेबल आर्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल ऑर्फिड्स एंड कॉपा मॉथ जो हमने डिस्कस किया था, तो ऑर्फिड्स जो हैं वो उनकी जो पेटल्स होती हैं वो फीमेल मॉथ की तरह ही रिजेम्बलेंस करती है, जिसकी वजह से इनमें सूडो कॉपुलेशन या सेक्सुअल डिसाइड हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक तरह की मिमिक्री ही होती है, दूसरे की कॉपी करना, दैट इज एलोरियन मिमिक्री का ये एग्जाम्पल है। थर्ड हम बात करते हैं बेटेशियन मिमिक्री, जिसमें प्रे जो होते हैं वो मिमिक करते हैं विच आर एडिबल और हार्मलेस रिजेम्बलेंस विद द नॉन एडिबल एंड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, विच मीन्स कि ये एडिबल होते हैं, हार्मलेस होती हैं, लेकिन ये रिजेम्बलेंस ऐसे करते हैं कि ताकि ये नॉन एडिबल हों और हार्मफुल ऑर्गेनिज्म की तरह ये बिहेव करते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें बेटेशियन मिमिक्री का, फॉर एग्जाम्पल वाइसरॉय बटरफ्लाई मिमिक करती है मोनार्क बटरफ्लाई मॉडल को। वैसे तो वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है वो एडिबल होती है, हार्मलेस होती है, लेकिन ये बेटेशियन मिमिक्री करती है, ये बिहेव करती है मोनार्क बटरफ्लाई मॉडल की तरह। मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है वो नॉन एडिबल या हार्मफुल होती है। इनकी जो लार्वल स्टेज होती है, कैटरपिलर स्टेज होती है, तो ये फीड करती है कैलाट्रोपिस को, जिसे मिल्कवीड कहा जाता है। और मिल्कवीड में कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। ये ग्लाइकोसाइड जो हैं डिपॉजिट हो जाते हैं इन द बॉडी ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई, जो कि नॉन एडिबल होता है। तो वाइसरॉय बटरफ्लाई जब इसकी मिमिक्री करती है तो इसी की तरह वो दिखने लगती है, ताकि जो ऑर्गेनिज्म है या प्रेडेटर है इसे खा ना सके। नेक्स्ट नेगेटिव इंटरेक्शन दैट इज द कंपटीशन। एंड कंपटीशन में दोनों जो हैं वो बोथ ऑर्गेनिज्म आर हार्म्ड। ये इंट्रा स्पेसिफिक में भी देखने को मिलते हैं और इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में भी देखने को मिलते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब बिटवीन द सेम स्पीसीज जब कॉम्पिटिशन होता है दैट इज नोन एज इंट्रा स्पेसिफिक, एंड इंटर स्पेसिफिक का मतलब है बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कॉम्पिटिशन हो। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज मोर इंटेंस देन इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन।
कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है वो दिया था, गॉस प्रिंसिपल इसे कहा जाता है। टू कॉम्पीट कॉम्पिटिटर कैन नॉट को एग्जिस्ट, द सुपीरियर कॉम्पिटिटर विल एक्सक्लूड इन्फीरियर वन। मतलब कि दो कॉम्पिटिटर जो हैं वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, और जो सुपीरियर होगा कॉम्पिटिटर वही सर्वाइव करेगा, जो इन्फीरियर होगा उसको वो एक्सक्लूड आउट कर देगा। इसमें एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम की स्पीसीज है, पैरामीशियम ऑरेलिया एंड पैरामीशियम कॉर्डेटम। इस तरह से ये एक पॉपुलेशन है जिसमें पैरामीशियम ऑरेलिया है, ये दूसरी पॉपुलेशन है दैट इज़ पैरामीशियम कॉर्डेटेटम है। जैसे ही ये दोनों स्पीसीज साथ में रहती हैं एक पॉपुलेशन में, इसमें हमें देखने को मिलती है इन्फीरियर स्पीसीज है दैट इज़ पैरामीशियम कॉर्डेटम, एंड जो सुपीरियर स्पीसीज है दैट इज़ पैरामीशियम ऑरेलिया। जो इन्फीरियर स्पीसीज होगी कुछ टाइम के बाद यहाँ से इन्फीरियर स्पीसीज जो है वो एक्सक्लूड आउट हो जाएगी, और सिर्फ सुपीरियर जो है वही हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। टर्म रिसोर्स पार्टीशनिंग गिवन बाय MC आर्थर। इन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी वार्बलर्स बर्ड पर, 5 क्लोजली रिलेटेड वार्बलर्स बर्ड को इन्होंने लिया। अगर हम रिसोर्स पार्टीशनिंग की बात करें, कंपटीशन कैन बी अवॉइडेड बाय कॉम्पिटिटर्स बाय पार्टीशनिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि कंपटीशन को अवॉइड किया जा सकता है अगर हम रिसोर्सेज को डिफरेंट उसके पार्ट अगर हम कर दें। फॉर एग्जांपल 5 closely related warblers birds live together on the same tree due to changing their feeding sources, feeding patterns and feeding time। तो 5 क्लोजली जो बर्ड थे उन्होंने अपने फीडिंग जो सोर्स है, फीडिंग जो पैटर्न है और फीडिंग जो टाइम है उसको बदल कर ये 5 स्पीसीज जो हैं वो एक ही ट्री पर रहती हैं। तो इन्होंने कंपटीशन को इस तरह से अवॉइड किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन दैट इज एमेंसलिज्म। एंड एमेंसलिज्म, वन ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। एक को हार्म हो रहा है दूसरा अनअफेक्टेड होता है, उसे कहा जाता है। ये हमें देखने को मिलता है एंटीबायोसिस। ये दो तरह का होता है, एंटीबायोसिस एंड एलियोपैथी। एलियोपैथी ऑल्सो नोन एज इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन भी इसे कहा जाता है। फर्स्ट हम एंटीबायोसिस की बात करें, पेंसिलिन एंटीबायोटिक है। चेक द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस विच मीन्स पेंसिलिन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। जिसका मतलब है एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्म होता है एंड दूसरा जो है वो अनअफेक्टेड है। सेकंड हम बात करते हैं दैट इज एलियोपैथी, जिसे इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन कहा जाता है। ब्लैक वॉलनट ट्री जो होते हैं जिन्हें हम जुगलैन कहते हैं, सेक्रीट करते हैं पॉइजनस टॉक्सिन जिसे जुगलियन कहा जाता है। ये एक एलियोपैथिक सब्सटेंस होता है। इंटरफेयर्स विद द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड द ब्लैक वॉलनट ट्री के अराउंड जो और प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ को इंटरफेयर ये करता है। तो ये एग्जाम्पल है एमेंसलिज्म का। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सक्सेशन। एंड सक्सेशन जो टर्म दिया था हर्ल्स ने दिया था। कंसेप्ट ऑफ सक्सेशन इज गिवन बाय क्लेमेंट। सक्सेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू कम्युनिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी विद द अनदर कम्युनिटी इज नोन एज सक्सेशन। तो सक्सेशन जो है वो प्राइमरी सक्सेशन जो है न्यू कम्युनिटी की डेवलपमेंट को कहा जाता है। मान लो ये हमारे पास एक बेयर एरिया है, न्यूड एरिया है। इस तरह से हमारे पास एक न्यूड एरिया है एंड न्यूड एरिया में जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डेवलप होता है उसे कहा जाता है पायोनियर ऑर्गेनिज्म। एंड पायोनियर ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट करता है, इनिशियल कम्युनिटी जो यहाँ बनती है दैट इज़ कॉल्ड एज पायोनियर कम्युनिटी। एंड ये पायोनियर कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट स्टेजेस हमें देखने को मिलती है। सीरियल स्टेजेस दैट इज कॉल्ड एज सीरियल। इस तरह से इसमें फाइनल जो कम्युनिटी बनती है उसे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी या स्टेबल कम्युनिटी फिर कहते हैं। सक्सेशन की अगर हम बात करें तो इनिशियल जो कम्युनिटी फॉर्म होती है किसी भी बेयर लैंड पे उसे कहा जाता है पायोनियर कम्युनिटी। और पायोनियर कम्युनिटी जो है इन हाइड्रोस्फीयर, अगर वाटर एरिया की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, और इन लिथोस्फीयर रॉक की बात करें तो लाइकन्स एंड पायोनियर कम्युनिटी। तो लाइकन जो है वो पायोनियर कम्युनिटी होते हैं लिथोस्फीयर में, एंड हाइड्रोस्फीयर में जो पायोनियर कम्युनिटी होती है दैट इज फाइटोप्लैंक्टन्स। देन इसके बाद हमें इंटरमीडिएट कम्युनिटी देखने को मिलती है जिन्हें हम सीरियल कम्युनिटीज कहते हैं। एंड देन ये ग्रो करते हैं और फाइनल कम्युनिटी की फॉर्मेशन होती है जिसे हम स्टेबल कम्युनिटी या क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो इस तरह से हमें सक्सेशन जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ सक्सेशन। टाइप ऑफ सक्सेशन दो तरह का सक्सेशन होता है। अगर वो वाटर में हमें देखने को मिले जिसे हम हाइड्रोस्फीयर या हाइडार्च कहते हैं,
एसिडिक वाटर में अगर देखें तो उसे ऑक्जेलोस्फीयर कहा जाता है, अल्कलाइन वाटर में देखने को मिले तो उसे हेलोस्फीयर कहा जाता है। इसी तरह से ड्राई प्लेस में देखने को मिले उसे जीरोस्फीयर या जिजार कहा जाता है। रॉक में देखने को मिले सक्सेशन उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। सैंड में अगर सक्सेशन हो तो उसे सेमोस्फीयर कहा जाता है। सक्सेशन की अगर हम बात करें तो वाटर में जो वेट कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, हाइड्रिक कंडीशन चाहिए होती हैं, और ड्राई प्लेस में जो है कंडीशन ड्राई होती हैं जिन्हें हम जीरी कंडीशन कहते हैं। एंड दोनों ही कंडीशन जो है नॉट चेंज इन द बेसिक कंडीशन, नॉट टू ड्राई नॉट टू वेट होनी चाहिए, तभी सक्सेशन जो है वो होता है। नॉट चेंज इन टू बेसिक कंडीशन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सक्सेशन भी दो तरह का होता है, टाइप ऑफ सक्सेशन। दो तरह का सक्सेशन देखने को मिलता है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। प्राइमरी सक्सेशन जो है वो स्टार्ट होता है किसी भी बेयर लैंड में या बेयर एरिया में या न्यूड एरिया में, जब न्यू स्पीसीज वहाँ पे डेवलप होती है। तो ये हमें देखने को मिलता है बेयर रॉक में, कूल्ड एरिया में या न्यू पॉन्ड में। ये एक स्लो प्रोसेस होती है, इसमें बहुत टाइम लगता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक प्लेस मोर देन 1000 ईयर जो है इस सक्सेशन को लगते हैं और उसे हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन की। अकर एट द साइट वेयर द प्रीवियस कम्युनिटी डिस्ट्रॉयड बाय एनी रीजन लाइक फ्लड या फायर। मतलब कि ये ऐसा सक्सेशन होता है, ऐसा लैंड होता है जिसमें कि कभी ना कभी पहले कभी सक्सेशन वहाँ ऑलरेडी हुआ हो, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गया हो किसी भी रीज़न से, या तो यहाँ फ्लड आया हो या फायर आग लगी हो, उस वजह से वहाँ का सक्सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ हो। अब जब उसमें सक्सेशन होता है उसे कहा जाता है फिर सेकेंडरी सक्सेशन, और ये प्रोसेस थोड़ी फास्ट होती है। नो सॉइल फॉर्मेशन अकर, इसमें सॉइल फॉर्मेशन नहीं होती है। ग्रासलैंड की फॉर्मेशन के लिए 50 to 100 ईयर लगते हैं, एंड फॉरेस्ट की फॉर्मेशन के लिए 100 to 200 ईयर लगते हैं सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ होने के लिए। सेकेंडरी सक्सेशन की अगर हम बात करें तो ये हमें प्रोग्रेसिव सक्सेशन या रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन दो तरह से देखने को मिलता है। प्रोग्रेसिव सक्सेशन का मतलब होता है कि सिंपलर जो कम्युनिटी है वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में फॉर्मेशन करती है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रासलैंड है और उस ग्रासलैंड से फिर फॉरेस्ट की फॉर्मेशन अगर हो, उसे कहा जाता है प्रोग्रेस हो रही है या प्रोग्रेसिव सक्सेशन यहाँ हुआ है। सेकेंड हम बात करते हैं रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन। रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स अगर कम्युनिटी है उससे वो सिंपलर कम्युनिटी में अगर चेंज हुई है उसे कहा जाता है रिट्रोग्रेसिव, उसका फॉल डाउन हुआ है। जैसे कि फॉरेस्ट अगर कम्युनिटी है उससे वो ग्रासलैंड में अगर चेंज हुई है उसे कहा जाता है रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ सक्सेशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक वो होता है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, प्लांट्स होते हैं ज़्यादा, एंड कंपेरेटिवली हेटेरोट्रॉफ से वो प्रोड्यूसर ज़्यादा होते हैं, उसे ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन कहेंगे। हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन उसे कहेंगे जिसमें हेटेरोट्रॉफ्स ज़्यादा होते हैं, प्रोड्यूसर जो हैं या प्लांट जो हैं ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो कम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन करने के लिए जो मैकेनिज्म होता है उसे एक्सप्लेन किया था क्लेमेट ने। सक्सेशन के 7 स्टेप होते हैं और उन्हें हम ट्रिक से लर्न करते हैं, दैट इज नीएकर्ट्स। एन से न्यूडेशन, आई से इन्वेजन, ई से एक्सेस, ए से एग्रीगेशन, सी से कंपटीशन, आर से रिएक्शन एंड एस से स्टेबलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप इज द न्यूडेशन। न्यूडेशन इज द स्टार्टिंग ऑफ सक्सेशन ऑन द न्यूड एरिया, उसे हम न्यूडेशन कहते हैं। सेकेंड स्टेप है इन्वेजन, जिसे हम माइग्रेशन भी कहते हैं। एंट्री ऑफ पाइनर स्पीसीज एट न्यूड एरिया इज कॉल्ड एज इन्वेजन। इन्वेड हुई है कोई स्पीसीज या माइग्रेट हुई है कोई स्पीसीज और पहुंची है, देन एंट्री ऑफ पाइनर स्पीसीज एट न्यूड एरिया इज कॉल्ड एज। थर्ड स्टेप इज इकेसिस, एडजस्टमेंट ऑफ स्पीसीज इन न्यू हैबिटेट या उसकी एस्टेब्लिशमेंट को कहा जाता है एकेसिस। फोर्थ वन इज द एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ स्पीसीज को कहा जाता है एग्रीगेशन। नेक्स्ट स्टेप इज द फिफ्थ स्टेप, दैट इज कंपटीशन। कंपटीशन अमंग द स्पीसीज फॉर रिसोर्सेज, उसे हम कंपटीशन कहते हैं। एंड सिक्स स्टेप इज द रिएक्शन। मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर इज कॉल्ड एज रिएक्शन। एंड सेवन स्टेप दैट इज द स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब है क्लाइमेक्स की फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी, उसे कहा जाता है स्टेबलाइजेशन। तो ये हमें देखने को मिलते हैं सक्सेशन के 7 स्टेप। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोस्फीयर या हाइडार्च जिसे कहा जाता है, जिसमें सक्सेशन ऑफ इन वाटर, वाटर में जब सक्सेशन होता है उसे कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर एंड हैजार्ड। स्टेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें हमें जो स्टेजेस देखने को मिलती है,
स्टेजेस को हम लर्न करते हैं एक ट्रिक के थ्रू, और हमारी ट्रिक है दैट इज़ पहले सुनो फिर रटो, मस्त मार्क्स स्कोर करो। इस तरह से हमारी ये ट्रिक रहती है इन स्टेजेस को लर्न करने के लिए। पहले से याद रखेंगे फाइटोप्लैंक्टन, सुनो से सबमर्ज स्टेज, फिर से फ्री फ्लोटिंग, रटो से रीड स्वैम्प स्टेज, एंड मार्क्स से याद रखेंगे मार्स मेडो स्टेज, स्कोर से याद रखेंगे दैट इज़ स्क्रब स्टेज, एंड करो से याद रखेंगे क्लाइमेक्स स्टेज, जो फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है इन द सक्सेशन ऑफ वाटर। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज की बात करें तो इसमें जो प्लांट्स ग्रो करते हैं दैट इज़ डायटम, साइनोबैक्टीरिया, ये पायनियर होते हैं किसी भी वाटर सक्सेशन में। सेकंड स्टेज जो है वो सबमर्ज स्टेज देखने को मिलती है, जिसे हाइड्रीला, वेलिस्नेरिया, जिसे रिबन ग्रास या टेप ग्रास कहा जाता है, वो ग्रो करते हैं। फ्री फ्लोटिंग स्टेज में निलम्बो, जिसे हम कमल कहते हैं, ट्रैपा, जिसे सिंघाड़ा कहा जाता है, एजोला, वॉल्फिया एंड निम्फिया जो हैं वो ग्रो करते हैं। फोर्थ स्टेज इज़ द रीड स्वैम्प स्टेज, जिसे एम्फीवियस स्टेज कहा जाता है, जिसमें टाइफा एंड सेगिटेरिया जो हैं वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज़ मार्श मेडो स्टेज, जिसमें मल्टी प्लांट ग्रो करते हैं, जैसे कि सेप्ट्रस हो गया, आइपोमिया हो गया, इसे सेज स्टेज भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट स्टेज इज़ द स्क्रब स्टेज, जिसे वुडी स्टेज कहा जाता है, जिसमें अल्नेस और साइलेक्स जो है वो ग्रो करते हैं। देन लास्ट स्टेज इज़ द क्लाइमेक्स स्टेज, जिसमें फॉरेस्ट फॉर्मेशन होती है, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ फॉर्म होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सक्सेशन ऑन रॉक, उसे कहा जाता है लिथोसियर या जेरी कंडीशन इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले लिथोसियर या रॉक में लाइकन स्टेज आती है, जिसमें क्रस्टियोज लाइकन स्टेज आती है, जिसके एग्जाम्पल है राइजोकार्पियन एंड ग्राफिक्स। सेकेंड फोलियोज लाइकन स्टेज आती है, जिसके एग्जाम्पल है पारमेलिया एंड पेल्टीजेरा। सेकेंड स्टेज मॉस स्टेज आती है, जिसमें पॉलीट्राइकम और टोरुला ग्रो करते हैं। हर्ब स्टेज थर्ड स्टेज होती है, जिसमें जिस्टीडा ग्रो करता है। फोर्थ स्टेज श्रब स्टेज होती है, जिसमें जिजीफस जो बेर होता है वो ग्रो करता है। एंड ट्री स्टेज आती है, जिसमें ट्री की फॉर्मेशन होती है। एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो मैजिक कंडीशन जो है वो फॉर्म करती है। मैजिक कंडीशन दैट इज़ नॉट टू ड्राई और नॉट ज़्यादा ना वेट होती है, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थ्योरीज ऑफ सक्सेशन। 3 थ्योरीज हैं सक्सेशन की। फर्स्ट इज़ द मोनो क्लाइमेक्स थ्योरी, क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स थ्योरी इसे कहा जाता है, और इसे दिया था क्लीमेंट ने। सेकेंड इज़ द पॉली क्लाइमेक्स थ्योरी, जिसे दिया था A.G. टेंसले ने। थर्ड इज़ द क्लाइमेटिक पैटर्न थ्योरी, जिसे दिया था R.H. विटेकर ने। क्लाइमेक्स विल डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक पैटर्न पे ये क्लाइमेक्स डिपेंड करता है। फर्स्ट हम मोनो क्लाइमेटिक थ्योरी को अगर हम डिस्कस करें तो इस तरह से हमारे पास एक जोग्राफिकल एरिया है, और इस जोग्राफिकल एरिया में हमें हाइड्रोस्फीयर कम्युनिटी और जो जिसमें कि टेम्परेचर, सॉइल, रेनफॉल जो है वो सभी कम्युनिटीज़ में एक ही है। सेकंड इसमें कम्युनिटी देखने को मिलती है दैट इज़ सेमोसियर, जो सैंड सक्सेशन होता है। एंड थर्ड कम्युनिटी दैट इज़ द रॉक पे जो कम्युनिटी ग्रो करती है दैट इज़ लिथोसियर। तो इस कम्युनिटी में हमें इस सेम जोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ सक्सेशन होता है, लेकिन क्लाइमेक्स जो है वो सभी में एक ही होने की वजह से सक्सेशन जो है वो सेम होता है। तो टेम्परेचर, सॉइल, रेनफॉल, लाइट एंड विंड जो है वो सभी में सेम होता है। That is, if any geographical area different type of succession occur, then climax of all succession will be same. Climax मतलब climate जो है वो सभी succession के same होंगे। और पोली क्लाइमैक्स थ्योरी की अगर हम बात करें तो हाइड्रोस्फीयर में क्लाइमैक्स या क्लाइमेट जो है वो अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर एंड सॉइल, रेनफॉल, लाइट जो है वो अलग है। सेमोसियर लैंड की अगर हम बात करें तो उसमें क्लाइमैक्स अलग होगा। लिथोसियर में भी हमें अलग देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू पोली क्लाइमैक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लांट कम्युनिटीज़। अकॉर्डिंग टू रोनकियर्स लाइफ फॉर्म टाइप ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ बर्ड, बर्ड के बेसिस पे प्लांट कितने टाइप के होते हैं ये दिया था रोनकियर ने। फर्स्ट इन्होंने फिनेरोफाइट्स रखे थे, जिसमें ट्रीज आते हैं। ट्रीज कम अंडर इन दिस ग्रुप शूट एंड बर्ड्स इन द एयर, और इन ट्रीज की जो शूट एंड बर्ड पार्ट होता है वो एयर में होता है। सेकेंड इज द थेरोफाइट, नो बर्ड्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें नो बर्ड हो। बर्ड्स प्रेजेंट ओनली इन द एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट, बर्ड सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट में देखने को मिलती है, उन्हें कहा थेरोफाइट्स। थर्ड इज क्रिप्टोफाइट्स, बर्ड बिनीथ सॉइल एंड सबस्ट्रेटम, तो बर्ड जो है वो सॉइल के अंदर है या सबस्ट्रेटम में है, उसे इन्होंने कहा क्रिप्टोफाइट। नेक्स्ट पार्ट डी, हेमी क्रिप्टोफाइट्स इन्होंने कहा बर्ड्स प्रेजेंट एट द ग्राउंड लेवल, बर्ड जो है वो ग्राउंड लेवल पे अगर है उन प्लांट्स को इन्होंने कहा हेमी क्रिप्टोफाइट्स। नेक्स्ट इज कैमियोफाइट,
बर्ड्स अबव द ग्राउंड लेवल बट लोअर देन द 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर ही ऊपर होगी वो ग्राउंड के। तो ऐसे प्लांट जिनकी जो बर्ड है वो अबव द ग्राउंड तो है लेकिन 25 सेंटीमीटर तक ही है, उस ही रेंज में अगर हमें बर्ड देखने को मिलती है, उन्हें इन्होंने कहा कीमोफाइल। तो इस तरह से डिफरेंट प्लांट जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ बर्ड के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट को रोनिकर ने क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज निश। निश टर्म दी थी ग्रैनियल ने, और निश का मतलब होता है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड परफॉर्म द एक्टिविटीज। ऐसा निश उसे कहा जाता है जब कोई ऑर्गेनिज्म रहता भी है और अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। फॉर और सम टोटल ऑफ ऑल द इकोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज निश। इसी तरह से अगर हम हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट का मतलब होता है लिविंग एरिया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग एरिया होता है उसे हम हैबिटेट कहते हैं। लेकिन निश का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द इकोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज निश। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ निश। निश जो है वो 3 टाइप के होते हैं। हैबिटेट निश का जो कंसेप्ट है वो दिया था ग्रेनिल ने, ट्रॉपिकल निश का कंसेप्ट दिया है एल्टन ने, एंड मल्टी डायमेंशन हाइपर वॉल्यूम निश दिया है हचिंसन ने। तो इस तरह से टाइप ऑफ निश जो है वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज हैबिटेट निश। हैबिटेट निश का अगर हम बात करें तो हैबिटेट हमने देखा कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसे हैबिटेट कहते हैं। तो इसी तरह से हैबिटेट निश जो है ग्रेनिल ने दिया था और उन्होंने कहा था एरिया वेयर एनी ऑर्गेनिज्म लिव इज नोन एज हैबिटेट निश। सेकेंड हम बात करते हैं ट्रॉपिकल निश, और इसे फंडामेंटल निश भी कहा जाता है। इसका मतलब है एरिया वेयर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म देयर एक्टिविटी या देयर फंक्शन। ऐसा एरिया जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है या फंक्शन परफॉर्म करता है, उसे इन्होंने कहा फंडामेंटल निश या ट्रॉपिकल निश। थर्ड हम बात करते हैं दैट इज़ मल्टी डायमेंशन हाइपर वॉल्यूम निश। ये सबसे एक्सेप्टेड था। इसमें कहा गया नंबर ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर जैसे टेम्परेचर, सॉइल, ह्यूमिडिटी, लाइट गिवन टू ए स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर ऑल द रिक्वायर्ड एक्टिविटी ऑफ द लाइफ के लिए। ये सारे फैक्टर एनवायरमेंट फैक्टर जो अगर किसी स्पीसीज को दिए जाते हैं तो उसे कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम निश। तो ये दिया था हचिंसन ने जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है अकॉर्डिंग टू निश। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ निश। निश भी 2 तरह का देखने को हमें मिलता है दैट इज फर्स्ट इज द फंडामेंटल निश एंड सेकेंड इज द रियलाइज्ड निश। फर्स्ट अगर हम फंडामेंटल निश की बात करें इसे हम प्री इंटरेक्टिव निश भी कहते हैं। मैक्सिमम एरिया ऑफ स्पीसीज इन अब्सेंस ऑफ इंटरेक्शन विद अदर स्पीसीज। इस तरह से मान लो ये हमारे पास स्पीशीज नंबर ए है और इसका ये पूरा एरिया स्पीशीज ए का ही है। इस एरिया में भी हमें स्पीसीज ए देखने को मिलती है और इस एरिया में भी स्पीसीज ए है। सेकंड हम बात करते हैं दूसरा हमारे पास ये पॉपुलेशन है और इसका जो निश है दैट इज ये इस पूरे एरिया में स्पीसीज बी रहती है और इसमें भी स्पीसीज बी है। तो ये जो ए स्पीसीज है और ये जो बी स्पीसीज है वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही हैं। जहाँ ये इकोटोन हमें देखने को मिलता है इस इकोटोन में भी ये सेपरेटली अपने आप को रह रही हैं। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ स्पीसीज इन अब्सेंस ऑफ इंटरेक्शन, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करती हैं और मैक्सिमम एरिया जो है इन स्पीसीज को मिलता है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द अदर, उसे कहा जाता है फंडामेंटल निश। सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज रियलाइज्ड निश, और रियलाइज्ड निश को कहा जाता है पोस्ट इंटरेक्टिव निश। एक्चुअल एरिया ऑफ एनी स्पीसीज आफ्टर इंटरेक्शन विद ईच अदर। तो एक दूसरे के साथ यहाँ इस एरिया में इकोटोन एरिया में तो इंटरेक्शन होती है, अगर इस इंटरेक्शन को अगर हम छोड़ दें जो बाकी एरिया बचता है उसे हम कहते हैं रियलाइज्ड निश। तो रियलाइज्ड निश में जो है वो इंटरेक्शन के बाद का जो एरिया बचता है वही इसके अंदर आता है, उसे कहा जाता है रियलाइज्ड निश। तो इस तरह से ये 2 तरह के निश हम देखते हैं, रियलाइज्ड निश एंड फंडामेंटल निश। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि इकेड्स, इसे एकोफिन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज इकोटाइप, गिल्ड्स, जीनोकॉपी एंड फिनोकॉपी क्या होती है, 1 बाय 1 हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एकेड्स। एकेड्स को एकोफिन्स भी कहा जाता है और कंपेरेटिवली हम इसमें डिस्कस करेंगे वर्सेस इकोटाइप से, इसको कंपेयर करके। फर्स्ट हम बात करते हैं एकेड्स की। तो एकेड्स
जेनेटिकली सिमिलर स्पीसीज अगर होती हैं, जेनेटिकली सेम है बट फिनोटिपिकली डिफरेंट है, मतलब मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट है, उन्हें कहा जाता है एकेड्स। फिनोटिपिक का मतलब है वेरिएशन ड्यू टू एनवायरमेंट कंडीशन, जो इनमें फिनोटिपिक वेरिएशन आ रही है, फिनोटिपिकली ये डिफरेंट है ड्यू टू वेरिएशन इन एनवायरमेंट कंडीशन, जिस एनवायरमेंट में वो रह रहा है उसकी वजह से उनमें जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसे कहा जाता है फिनोटिपिक वेरिएशन। वेरिएशन आर रिवर्स्ड, और ये जो वेरिएशंस आती हैं इन्हें हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं और जेनेटिकली अनफिक्स्ड हैं। जेनेटिकली अनफिक्स का मतलब है कि इनके जीन में कोई चेंज नहीं आता है। इसे हम एग्जाम्पल से आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोटाइप की। इकोटाइप टर्म दिया था टॉरिसन ने, एंड जेनेटिकली एज वेल एज फिनोटिकली अगर डिफरेंट हो उसे कहा जाता है इकोटाइप। मॉर्फोलॉजिकली भी वो अलग हैं एंड जीनोटिपिकली भी अलग हैं, तो उन्हें कहा जाता है इकोटाइप। और ये वेरिएशन जो है इरिवर्सिबल है, ये एक बार चेंज हो गया है तो उसके बाद इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जेनेटिकली ये फिक्स्ड होते हैं, मतलब अगर ये किसी और एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो उनमें वो जीन्स जो है वो चेंज हो चुके हैं, तो वो अगर हम इन्हें फिर से किसी और एनवायरनमेंट में भी लेकर आएंगे तब भी इनमें हमें चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, जिसे हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। और इसका एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, दैट इज यूफोर्बिया थाइमीफोलिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल ऑफ एकेड्स, और एकेड्स का एग्जाम्पल है दैट इज यूफोर्बिया हिर्टा। और ये स्पीसीज हमें देखने को मिलती है ग्रासलैंड में भी देखने को मिलती है और फुटपाथ में भी देखने को मिलती है। जो ग्रासलैंड की इसकी स्पीसीज होती है उनकी जो लीव्स होती हैं वो प्रोस्टेट होती हैं एंड ब्रांच्ड होती है, और जो फुटपाथ की इसकी जो स्पीसीज होती है उनकी जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल लीव्स देखने को मिलती हैं एंड इरेक्ट होती हैं। अगर हम इनकी बात करें, इन दोनों स्पीसीज की, तो इनमें जो जीनोटाइप होता है वो दोनों में सेम है। मतलब कि अगर इसमें जीनोटाइप कैपिटल आर है तो वही सेम जीनोटाइप जो है वो इस स्पीसीज में भी हमें देखने को मिलता है। बट फिनोटिपिकली ये डिफरेंट है, लेकिन मॉर्फोलॉजी जो है इन दोनों स्पीसीज की एरिया डिफरेंट होने की वजह से वो अलग अलग देखने को हमें मिलती है। बट अगर हम ये फुटपाथ वाली स्पीसीज को ग्रासलैंड की जगह पर लेकर आ जाएं तो ये हमें सेम इसी तरह से, जैसे ग्रासलैंड की स्पीसीज होती है उसी तरह की ये देखने को हमें मिलेगी। उसकी लीव भी प्रोस्टेट होंगी या ब्रांच्ड हमें देखने को वो मिलेंगी, तो सेम उसी तरह की वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि इनमें जीनोटिपिकली ये अनफिक्स्ड होती, दैट इज इनका जो जीनोटाइप है वो चेंज नहीं होता है, चाहे हम इन्हें दूसरे एनवायरनमेंट में लेकर जाएं तो फिनोटाइप ये वेरी करता है एंड जीनोटाइप जो है वो सेम रहता है। सेकेंड हम बात करते हैं इकोटाइप के एग्जाम्पल की, दैट इज यूफोर्बिया थाइमीफोलिया। इसमें हमें दो स्पीसीज देखने को मिलती है, एक होती है रेड स्पीसीज एंड एक ये होती है ग्रीन स्पीसीज। ये दो इसकी स्पीसीज हैं लेकिन ये डिफरेंट होती हैं। जो रेड स्पीसीज होती है ये ग्रो करती है कैल्शियम रिच सॉइल में, ये ग्रो करती है, और जो ग्रीन स्पीसीज होती है वो ग्रो करती है नॉर्मल सॉइल में। जो कैल्शियम रिच सॉइल में ग्रो करती है उसमें जीनोटाइप हमें देखने को मिलता है कैपिटल आर, और फिनोटाइप इसका होता है रेड, मॉर्फोलॉजिकली ये रेड होती है। और अगर हम बात करें ग्रीन स्पीसीज की तो ये ग्रो करती है नॉर्मल सॉइल में, और इसका जो जीनोटाइप होता है स्मॉल आर होता है, एंड फिनोटाइप इसका हमें देखने को मिलता है ग्रीन। तो जीनोटिपिकली ये एज वेल एज फिनोटिपिकली ये दोनों ही डिफरेंट होती है। अब अगर इस ग्रीन स्पीसीज को हम कैल्शियम रिच सॉइल में भी ग्रो करवाएंगे तब भी ये हमें ग्रीन ही देखने को मिलेगी। ये इसका जो जीनोटाइप है वो आर ही होगा और ये ग्रीन ही देखने को मिलेगी, चाहे हम इसे कैल्शियम रिच सॉइल में ग्रो करवाएं। और इसी तरह से रेड अगर स्पीसीज है उसको हम नॉर्मल सॉइल में ग्रो करवाते हैं तब भी उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर ही हमें देखने को मिलेगा। तो जीनोटिपिकली ये और फिनोटिपिकली ये दोनों स्पीसीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, उसे कहा जाता है इकोटाइप। नेक्स्ट दैट इज गिल्ड्स। गिल्ड्स का मतलब है ग्रुप ऑफ स्पीसीज एक्सप्लॉइटिंग सिमिलर रिसोर्सेज इन सिमिलर वे, कि जो ग्रुप ऑफ स्पीसीज हैं वो किसी सिमिलर रिसोर्सेज को ही यूज़ करें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फ्रूट है और इस फ्रूट को जो है वो बर्ड भी खा रहा है, स्क्विरल भी खा रहा है, इंसेक्ट भी खा रहे हैं, उसे हम गिल्ड कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ स्पीसीज हैं जो सिमिलर रिसोर्सेज को ही यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसे कहा जाता है गिल्ड। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं टर्म दैट इज़ जीनोकॉपी एंड फिनोकॉपी। जीनोकॉपी का मतलब होता है सिमिलर वो फिनोटिपिकली हो एंड डिफरेंट हो वो जीनोटिपिकली, उसे कहा जाता है जीनोकॉपी। इसी तरह से फिनोकॉपी का मतलब है सिमिलर जीनोटाइप है लेकिन इनका फिनोटाइप जो है या फिनोटिपिकली ये क्या है, डिफरेंट है, उसे कहा जाता है फिनोकॉपी। नेक्स्ट दैट इज इको स्पीसीज क्या हो, और इको स्पीसीज का मतलब है इको स्पीसीज आर द सब स्पीसीज को इको स्पीसीज कहा जाता है, या ब्रीड ऑफ सेम स्पीसीज की जो ब्रीड होती है प्रेजेंट है डिफरेंट एरिया में, फिनोटिपिकली वो डिफरेंट है
बट स्टिल इनब्रीड अगर वो कर सकती है उसे कहा जाता है इकोस्पीसीज। सेकेंड इज द सिनोस्पीसीज। सिनोस्पीसीज का मतलब है ग्रुप ऑफ इकोस्पीसीज। ये इकोस्पीसीज का ही ग्रुप है विच आफ्टर ब्रीडिंग करने के बाद डू नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, लेकिन इनमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है सिनोस्पीसीज। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं दैट इज एनर्जी पार्टीशनिंग। ये कंसेप्ट दिया था MC आर्थर ने एंड एडवर्ड विल्सन ने। बेस्ड ऑन एनवायरमेंट सिचुएशन टू टाइप ऑफ स्पीसीज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं R स्पीसीज एंड K स्पीसीज। R स्पीसीज की अगर हम बात करें तो जो हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ा था उसमें R जो है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट को कहा जाता है, उसी से निकाला गया है ये R सिलेक्शन स्पीसीज। एंड K सिलेक्शन स्पीसीज जो है वो जो हमने इसी में डिस्कस किया था कैरिंग कैपेसिटी, उससे निकाला गया है दैट इज K सिलेक्टेड स्पीसीज। अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं R सिलेक्टेड स्पीसीज। R सिलेक्टेड स्पीसीज का मतलब है इन अनप्रिडिक्टेबल या अनसर्टेन या अनस्टेबल एनवायरनमेंट में जो ग्रो करती हैं स्पीसीज में, और इसमें शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए ही ये स्पीसीज जो हैं वो लिव करती हैं। मैक्सिमम एनर्जी ये यूज़ करती हैं अपना इन द रिप्रोडक्टिव फेज के लिए। हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इनमें हमें देखने को मिलता है, और इसमें आते हैं स्मॉलर एनिमल्स। क्योंकि इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है तो इसमें जो मैक्सिमम ये अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ताकि इनके जो इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग हैं वो मैक्सिमम नंबर के ये प्रोड्यूस कर सकें। सेकेंड हम बात करते हैं के सिलेक्शन की। तो के सिलेक्शन जो है वो प्रिडिक्टेबल होता है एंड कॉन्स्टेंट इनका एनवायरनमेंट होता है। लाइफ इनकी लंबी होती है, लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, तो ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए ऑफ द इंडिविजुअल, ताकि जो इंडिविजुअल है वो सर्वाइव कर सके, उसके लिए ये एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आते हैं लार्जर एनिमल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनके डिफरेंसेस, ताकि हम इन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। डिफरेंसेस बिटवीन द R सिलेक्टेड स्पीसीज एंड द K सिलेक्टेड स्पीसीज। फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट की। तो R सिलेक्टेड स्पीसीज का जो एनवायरनमेंट होता है अनसर्टेन होता है एंड वेरिएबल होता है, वेरी करता है। एंड K सिलेक्टेड स्पीसीज का एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है एंड सर्टेन होता है। सेकेंड बात करते हैं दैट इज बॉडी साइज। तो R सिलेक्टेड स्पीसीज स्मॉल होती हैं एंड K सिलेक्टेड स्पीसीज जो हैं वो लार्ज होती हैं। लाइफ स्पैन R सिलेक्टेड का शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है एंड K सिलेक्टेड स्पीसीज का जो लाइफ स्पैन है वो लॉन्ग होता है। पॉइंट इज द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है वो R सिलेक्टेड स्पीसीज का हाई होता है, रिप्रोडक्शन ये ज़्यादा करते हैं, मतलब इनमें हमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं। और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है वो K सिलेक्टेड स्पीसीज का लो होता है। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग की बात करें तो R सिलेक्टेड स्पीसीज में हाई होते हैं और K सिलेक्टेड में लो होते हैं। रिप्रोडक्टिव एज की अगर हम बात करें तो R सिलेक्टेड में अर्ली एज में ही हमें रिप्रोडक्टिव पीरियड देखने को मिलता है एंड K सिलेक्टेड में लेट फेज में हमें रिप्रोडक्टिव फेज देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग। R सिलेक्टेड स्पीसीज में साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग स्मॉल होता है एंड K सिलेक्टेड स्पीसीज में साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग लार्ज होता है। मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट की अगर हम बात करें तो R सिलेक्टेड स्पीसीज में डेथ रेट जो है वो हाई होता है, इन कंपेरेटिवली K सिलेक्शन में जो है वो लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द पेरेंटल केयर। R सिलेक्टेड स्पीसीज में पेरेंटल केयर लो होती है एंड K सिलेक्टेड स्पीसीज में पेरेंटल केयर जो है वो हाई देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिलेंस, और रेजिलेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स ओरिजिनल स्टेट क्विकली। तो रेजिलेंस R सिलेक्टेड स्पीसीज में हाई होता है एंड K सिलेक्टेड स्पीसीज में रेजिलेंस जो है वो लो होता है। सेकेंड इज रेजिस्टेंस। R सिलेक्टेड स्पीसीज का लो होता है एंड K सिलेक्टेड स्पीसीज का हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, कितनी टाइम ये रिप्रोडक्शन करता है। R सिलेक्टेड स्पीसीज में हमें सिंगल टाइम देखने को मिलता है जिसे सेमल पेयरस कहा जाता है एंड इन केस ऑफ K सिलेक्टेड स्पीसीज मैनी टाइम होता है जिसे आइटियो पेयरस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्वाइवलशिप कर्व। R सिलेक्टेड स्पीसीज में टाइप 3 देखने को मिलती है एंड इन केस ऑफ K सिलेक्टेड स्पीसीज सर्वाइवल कर्व जो होती है वो टाइप 1 होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सक्सेशन स्टेज। R सिलेक्टेड स्पीसीज में अर्ली होती है एंड K सिलेक्टेड स्पीसीज में लेट होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज सर्वाइवलशिप कर्व या लाइफ टेबल की। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन एंड मोर्टेलिटी रेट, उसे कहा जाता है सर्वाइवलशिप कर्व। तो इस तरह एक तरफ हम लेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल या जो सर्वाइव करते हैं एंड दूसरी तरफ हम एज एंड टाइम लेते हैं। इस तरह से हम ग्राफ एक ड्रॉ करते हैं जिसमें कि हमें देखने को मिलता है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। जो टाइप 1 होता है
इसमें क्योंकि ये केस सिलेक्टेड है, अगर हम सर्वाइवलशिप कर्व की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। और अगर हम आर सिलेक्टेड स्पीसीज की बात करें तो इसमें जो डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है सर्वाइवलशिप कर्व का, तो ये हमें देखने को मिलता है टाइप 1 एंड टाइप 3। एंड जो टाइप 2 होता है उसमें हमें स्टेट कर्व देखने को मिलती है। इसी तरह से अगर ये ग्राफ हम नंबर ऑफ डेथ में अगर करते हैं तो हमें ये ग्राफ इस तरह से देखने को मिलता है, जिसमें कि टाइप 1 जो होता है वो कन्वेक्स शेप में देखने को मिलता है, और जो टाइप 2 होता है वो हमें स्ट्रेट देखने को मिलता है, जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल और डेथ जो है वो बराबर होते हैं। एंड टाइप 3 जो है वो हमें कनकेव शेप में देखने को मिलता है। लाइफ टेबल जो है वो हमें 3 तरह से देखने को मिलता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 की अगर हम बात करें तो ये कन्वेक्स देखने को मिलता है, इस तरह से ये कन्वेक्स देखने को मिलता है। मोर्टिलिटी एट द एंड ऑफ द लाइफ होती है, और इसमें जो डेथ रेट है वो एंड ऑफ द लाइफ हमें देखने को मिलती है। इसमें एग्जांपल है के सिलेक्टेड स्पीसीज जिसमें मैन और डियर आते हैं, दैट इज़ वो आते हैं टाइप 1 में। सेकेंड हम बात करते हैं टाइप 2, जो स्ट्रेट लाइन देखने को हमें मिलती है, जिसमें मोर्टिलिटी इन द ऑल एज ग्रुप, मोर्टिलिटी या डेथ जो है वो ऑल एज ग्रुप में देखने को मिलती है। सर्वाइवल बर्ड्स ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन जो है ये हमें इनमें देखने को मिलता है। थर्ड हम बात करते हैं दैट इज़ टाइप 3। इसमें हमें देखने को मिलता है ये कनकेव होता है, इस तरह से अगर हमें ये देखने को मिलता है उसे हम कनकेव कहते हैं। मोर्टिलिटी इन द अर्ली लाइफ अगर हो, और ये इसमें हमें आर सिलेक्टेड स्पीसीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वो बिलोंग करते हैं टाइप 3 में। तो इस तरह से सर्वाइवलशिप कर्व जो है वो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 की हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।